अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कर लिए हैं ना, पूरा का पूरा जितना भी चार्ज था रेस्ट पे, उसकी वजह से चार चीज़ें होती थी। क्या होता था भाई? फोर्स लगता था, इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, पोटेंशियल था और कैपेसिटेंस हो सकता था। तो हमने स्टैटिक प्रॉपर्टीज सारी पढ़ चुकी है चार्जेस की, मतलब चार्जेस जब रेस्ट पे थे जो जो पॉसिबल था वो सब कुछ हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अभी इस चैप्टर 3 से, नाम ही है इसका, क्या नाम है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें होने क्या वाला है? इसमें अब चार्जेस जो है ना वो अब स्टैटिक नहीं रहेंगे और वो फ्लो करने लगेंगे। और ऐसा तुम लोग क्या है क्लास 10th में पढ़ के आई हो, क्या पढ़े हो भाई कि चार्जेस के फ्लो से क्या आता है? करंट आता है ना। तो बस वही यहाँ पे पढ़ना है। और जो अगर अच्छे से क्लास 10th का वो चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसको बड़ा आसान लगने वाला है। उसके लिए मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, कुछ चीज़ें नई आएंगी भाई। 12वीं और 10वीं के दिमाग में तो डिफरेंस है ना, थोड़ा बहुत तो नया डालना पड़ेगा। तो ठीक है, इसमें क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन, मतलब जब चार्जेस मूव करते होंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट क्या होता है? करंट कुछ नहीं है, करंट जो है वो क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इतना सबको याद होता है ना, तो मैं इससे ज़्यादा इसमें नहीं बताऊंगा, बस इतना ही बताऊंगा कि करंट क्या है। देखो मैं एक कंडक्टर ले सकता हूँ और मैं इस जगह पे बैठ गया हूँ और मेरी ख़राब सी आँख है जो भी यहाँ बनी है, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ मैं काउंट कर रहा हूँ, ये एक चार्ज गया, ये दो चार्ज गया, ऐसे तीन चार्ज गया, ऐसे मैंने टोटल देखा कि टोटल चार्ज मान लो क्यू पास हुआ कितने टाइम में? टी टाइम में। कितने टाइम में? टी टाइम में क्यू चार्ज अगर पास हुआ तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो करंट था वो था क्यू बाई टी। अब देखो ये मज़ा नहीं आया, ये मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं एग्जैक्ट, अब देखो क्यू बोलने का मतलब, टाइम टी बोलने का मतलब क्या है कि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है ना कहानी जीरो से स्टार्ट हो सकता है सम T1 से शुरू हो और T2 पे जाके ख़त्म हो हमारा मेज़रमेंट। हमारा चार्ज हो सकता है कुछ Q1 चला गया हो और Q2 पे जाके ख़त्म हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज पास हुआ है कि नहीं, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा लगा है कि नहीं। किसी भी टाइम पे यूज़ किया जा सकता है इसको। तो करंट क्या है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। बट हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो डेल्टा है ये काफ़ी बड़ा चेंज है, ये काफ़ी बड़ा चेंज है, इसकी हमको ज़्यादा वो नहीं है, मतलब इतना समय किसके पास है। तो हम आई को ना क्या कर सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। अगर डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि टाइम बहुत ही छोटा है। और बहुत 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 छोटे चीज़ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से, सॉरी D से, याद है ना, डिफरेंशिएशन से। तो इसका मतलब क्या है? चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा? करंट मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब ऐसा यूनिट क्या है इसका? इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। क्या है? ऐसा यूनिट है एम्पियर। तो अगर मैं 1 एम्पियर, व्हाट इज़ 1 एम्पियर, मेरा सवाल है एक नंबर का, व्हाट इज़ 1 एम्पियर? तो भाई I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई टी। तो जब चार्ज 1 कूलम होगा और टाइम 1 सेकेंड होगा तो मेरा करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। तो इसका मतलब है मैं 1 एम्पियर को क्या बोल सकता हूँ कि when 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through a conductor in 1 second, then current flowing through it is said to be 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई? तो 1 एम्पियर को 1 कूलम पर सेकेंड बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का यूज़ हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो क्या है कि मेरा जो करंट है ना ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पता है करंट और इलेक्ट्रॉन में होती है 36 की दुश्मनी, 36 का आंकड़ा होता है। ठीक है, भयंकर दुश्मनी है। मतलब अगर करंट इधर जा रहा है ना तो चार्ज उधर जा ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन वो उल्टा जाएगा। किधर जाएगा? उल्टा जाएगा। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो, जैसे वाटर का फ्लो को क्या बोलते हैं? वाटर करंट। एयर का फ्लो को बोलते हैं एयर करंट। वैसे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट।
और जो अपना ये करंट आई है ना, ये है अपना कन्वेंशनल करंट। तो एक चीज याद रखना कि कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या? कि कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट फ्लो करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। चलो, अब करंट स्केलर है कि वेक्टर? करंट स्केलर है कि वेक्टर? तुम लोग सोचोगे सर वेक्टर है, कोई बोलेगा सर स्केलर है। चलो मैं बताता हूँ, ये दोनों ही नहीं है। जब मैं कभी क्लास लिया था पिछली, उसमें बताया था शायद कि हमारे पास एक तीसरी क्वांटिटी होती है टेंसर, है ना। तो देखो जरा, ये करंट इधर से जा रहा है मान लो 5 एम्पियर, और इस तरफ निकला मान लो 3 एम्पियर, और इस वायर में कितना जाएगा? 2 एम्पियर। बात समझ में आई? मतलब ये एक पॉइंट पे जितना आएगा उतना ही जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा इस जंक्शन पे, ये पॉइंट पे, तो 5 आ रहा है, मान लो मैं आने को +5 ले लेता हूँ, तो जाने वालों को -3 लेना पड़ेगा मुझे, तभी तो मेरा इक्वेशन ये होना चाहिए ना भाई, बैलेंस। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो ये एक स्केलर जैसे हो रहा है, बट ये डायरेक्शन पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती है ना, इनको टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, बुक वाले स्केलर भी लिख देते हैं, बट ध्यान रखना कि जेई अगर या नीट इस टाइप में कहीं पूछेगा तो टेंसर ऑप्शन जरूर देगा। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया है टेंसर का तो स्केलर लगाना। ठीक है, तो यहाँ तक थी बात करंट की। अब इस पर बहुत ही आसान सवाल बनते हैं। इस पर करना ही क्या है, चार्ज दिया होगा या बोलेगा इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस टाइप के बहुत ही बेसिक सवाल पूछेगा, तो उतना तुम लोग बना सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, अब क्या है, नोट हो गया ना? अब क्या है, देखो कि भाई करंट सर्किट में फ्लो करता है, तो सर्किट क्या होता है? सर्किट क्या है भाई? जैसे तो हमारा मान लो यहाँ पे लगा हुआ है बल्ब, ये हमारा बल्ब, और ये आपने वो लगाई है ना बैटरी लगा दी है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी में, तो वो एक रास्ता जो कि करंट या फिर चार्जेस फॉलो करने वाले हैं, कंप्लीट क्लोज्ड पाथ होना जरूरी है, तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो ये जो है ना, इसी को सर्किट बोलते हैं। सर्किट कुछ नहीं है, क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट फ्लो करने वाला है। ठीक है, तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई करंट का फ्लो को मेंटेन कैसे रखते हैं? करंट के फ्लो को मेंटेन कैसे रखा जाए? तो पहले तो ये समझ लो, जैसे पानी होता है ना, मान लो एक टंकी यहाँ पे रखी है और एक टंकी यहाँ पे रखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा छेद किया और मैंने ऐसे एक पाइप इसमें डाल दिया। ठीक, अब यहाँ से पानी इस तरीके से फ्लो करते करते इसमें जाएगा, वो कुछ रेट से जाएगा, कुछ उसकी स्पीड होगी जिस स्पीड से वो पानी यहाँ जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे मैं बैठ के देख रहा हूँ, यहाँ पे हमेशा उतना ही पानी जाए, हमेशा उतना ही पानी। अच्छा, पानी फ्लो क्यों कर रहा है नीचे? क्योंकि हाइट का डिफरेंस है। हाइट का डिफरेंस बोले तो प्रेशर का डिफरेंस है। याद है ना 11th में डेरिवेशन किया, P = h/g, बर्नौलीज थ्योरम से थोड़ा सा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि करंट यहाँ, मैं तो करंट तो बोल रहा हूँ, वाटर जो फ्लो कर रहा है, वाटर करंट, ये उसी स्पीड पे फ्लो होता है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा? यहाँ एक मोटर लगाना पड़ेगा, जो मोटर क्या करेगा, यहाँ से पानी उठाएगा और उसको इसमें डाल देगा। और किस स्पीड से डालेगा? जो स्पीड में यहाँ से जा रही थी उसी स्पीड से मुझे डालना पड़ेगा, तभी तो मेंटेन होगा एक कांस्टेंट स्टेडी करंट। स्टेडी करंट भी बोल दो, कांस्टेंट करंट भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये तो हमारा टॉपिक नहीं है ना पढ़ने का। हमारा पढ़ने का टॉपिक क्या है भाई? हमको तो करंट के बारे में बात करनी है। तो करंट में क्या होता है कि मान लो ये मेरा सर्किट है, अभी ये क्या लगा हुआ है ये मत पूछना, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा ओम्स लॉ में। ठीक है, तो करंट ऐसा फ्लो करेगा आई, इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है अगर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तभी तो करंट ऐसे जा रहा है ना। तो मुझे ये करंट कांस्टेंट मेंटेन करना है, मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे यहाँ बैटरी लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये बैटरी करता क्या होगा यार? ये जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के ऐसे जा रहे होंगे ना,
ये बैटरी क्या कर रहा होगा, उतना ही यहाँ से वापस इनको दे भी रहा होगा, ताकि कांस्टेंट मेंटेन रहे उन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है ना भाई, हमारे जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे हमारा, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये काम, यहाँ पे वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए मोटर वर्क कर रहा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट, चार्ज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको मेंटेन रखने के लिए हमारा ये बैटरी वर्क करेगा ना। और यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमारा पोटेंशियल होता है ना। तो अगर ये टोटल वर्क किया W और मान लो इसने टोटल चार्जेस ट्रांसफर किए Q, तो W/Q को मैं क्या बोलूँगा, EMF या पोटेंशियल भी बोल सकते हो। पोटेंशियल और EMF में डिफरेंस होता है, अभी हम लोग समझेंगे उसको, ठीक है। तो ये जो EMF है, मैंने क्या बोला, EMF, इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि इट इज द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉजिटिव सोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लोअर प्लेट से हायर प्लेट, लोअर पोटेंशियल वाले प्लेट से हायर पोटेंशियल वाले प्लेट पे ले जाने का जो वर्क है, उसकी बात क्यों हो रही है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन की लैंग्वेज में समझाया था ना कि भाई हमको इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पे लाना पड़ेगा बैटरी के थ्रू, है ना। हम तो वैसे भी बात तो इलेक्ट्रॉन की करनी चाहिए थी, बट इन्होंने प्लस को बोला। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, देखो भाई चार्ज न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी कहीं भी रहो, तो अगर मैं बोला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के यहाँ ले जाओ, और उसी के साथ साथ एक और प्रोसेस हो रहा होगा, वो क्या कि एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ भी आ रहा होगा कि नहीं, आएगा ना, ठीक है। तो ये बैटरी का दो काम नहीं है, एक ही काम है वो। या तो वो तुम बोलोगे कि भाई पॉजिटिव प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के नेगेटिव प्लेट पे ला रहा है, वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट चार्ज नेगेटिव है ना, तो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को। वैसे ही दूसरा, अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो ये बोल सकते हो कि नेगेटिव प्लेट से एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं निकाल के पॉजिटिव प्लेट पे लाऊंगा। तो डेफिनेशन ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कि द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल प्लेट टू हायर पोटेंशियल प्लेट। क्लियर है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ें। तो ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। समझ में आई बात। और ऐसा यूनिट क्या है भाई, जैसे पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है ना, यहाँ पे भी वही यूज होता है। ऐसा यूनिट है इसका वोल्ट, रिप्रेजेंटेड बाय वी। समझ में आई बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ईएमएफ और पोटेंशियल में होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस। तो सबसे पहले देखो ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ इज द वर्क डन बाय अ सोर्स इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, सॉरी टेस्ट चार्ज नहीं बोलो यहाँ पे, वो टेस्ट चार्ज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। एक सर्किट है ना ये। अब इसमें मैं बोला कि नेगेटिव प्लेट से उठाए और पॉजिटिव प्लेट पे लेके गए, तो आखिर पूरा सर्किट तो कवर किए हो ना, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। 2 पॉइंट्स। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे ना पिछले चैप्टर में, तो क्या करते थे, ए से बी ले जाने में जो वर्क डन लगता था यूनिट चार्ज के लिए, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता था। तो वहाँ पे सर्किट कंप्लीट होना जरूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पे ईएमएफ के लिए जरूरी चीज़ क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट सर्किट में घुमाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ये आप लोग कक्षा 10वीं में पहले भी पढ़ चुके हो। तो ये है हमारा एक कंडक्टर, बहुत ही प्यारा सा। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने लगाया है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए बैटरी, जो कि वी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, और इसकी वजह से इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। तो ओम्स लॉ
में ओम भाई साहब ने जब इस चीज़ के लिए कार्यक्रम अपना जो भी किया होगा तो इन्होंने क्या बोला कि वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनैलिटी साइन पसंद नहीं आ रहा है तो V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे R आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहीं पे ये जो R है ये क्या है, यार क्या है भाई, ये R जो है ये क्या है, यही होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, रोकती नहीं है, पूरा नहीं रोक सकता ना भाई, ठीक है। आई थिंक इसमें थोड़ा सा झोल है, अगर तुम लोग सोचो, आंखें खोल के दुनिया देखना चाहते हो तो देखो थोड़ा सा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट सोचो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड लेट अस आवर फंक्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जो आज़ाद है, x, क्योंकि वो दुनिया की कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन y क्या है भाई, y x पे डिपेंड कर रहा है। जब x अपनी वैल्यू ले लेगा ना तब y बोलेगा ठीक है भाई यही है मेरा वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x, है ना। इधर जब सर्किट में हम करंट लगा सकते हैं, हम करंट अपनी इच्छा के अनुसार करंट लगा सकते हैं कि वोल्टेज, बैटरी लगाते हो ना अपनी इच्छा के अनुसार, भाई 12 वोल्ट लगाए, नहीं मज़ा नहीं आया हम 15 वोल्ट लगाएंगे, नहीं हम 50 1000 जो भी मन में आए तुम्हारे, 5-7 वोल्ट जो भी तुम्हारी इच्छा हो। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट चीज़ है वो तो वोल्टेज है और करंट तो डिपेंडेंट है ना भाई, वोल्टेज के बाद ना करंट आएगा, तो ये तो गड़बड़ है, फिर ये तो गड़बड़ है। किताब में तो यही लिखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या था ना, जब ये चीज़ हुई थी ना तो ये कुछ ऐसा था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड I इज इक्वल टू जी भी यूज़ किया था। ये G यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टेंस। तो ये कॉन्सेप्ट से बना था, लेकिन लोगों को ना ये ज़्यादा पसंद आया, क्यों आई डोंट नो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, याद रखना। लेकिन अगर कहीं भी क्वेश्चन आए ना तो यही वाला लिखना। अब जरा मेरे को थोड़ा सा कुछ चीज़ और बताना है इसमें, ये मेरे को बताना था यार कि अगर टेम्परेचर बदलेगा तो क्या होगा, इसका लेंथ बढ़ जाएगा, करंट बदल सकती है। अभी हमको नहीं मालूम है रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, बट मान लो इसका लेंथ बदलेगा, इसके डायमेंशन में चेंज आएगा तो कुछ तो गड़बड़ होगा ना। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, प्रेशर नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए जब ओम्स लॉ बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा रिमेन कांस्टेंट। बात समझ में आई, क्यों कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि अगर वो बदला तो हमारा करंट में डिफरेंस आ सकता है जो हम नहीं चाहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक है भाई। तो रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हो, रेजिस्टेंस को लिख सकते हो V/I, और यहीं से रेजिस्टेंस का यूनिट होता है SI यूनिट। क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम, ठीक है। और कंडक्टेंस G का SI यूनिट क्या होता है, G का SI यूनिट क्या होता है, तो ओम का ठीक उल्टा बना लेना, मो। कुछ लोग इसको सीमन भी बोलते हैं, ठीक है, सीमन जो ही है, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका एग्जैक्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब सर्किट में रेजिस्टेंस को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ऐसे, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस होगा यहाँ ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, जहाँ लिखना तुम्हारी मर्जी, ओके। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है। इसके अलावा वेरिएबल रेजिस्टेंस भी हो सकता है,
देखो वो लैब में एक आइटम होता है ऐसे लंबा सा होता है जिसमें ऐसे 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 तार भरे होते हैं, उस पर एक तो स्लाइडर लगा होता है, बच्चे लोग उसको ऐसे ऐसे करके खेलते रहते हैं। पता है वो रियोस्टेट है, दैट इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर, जिसका यूज़ हम लोग सर्किट में रेजिस्टेंस को बदलने के लिए करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो जो स्लाइडर ऐसे ऐसे घुमाते हो ना, तो ऐसे करने का मतलब बढ़ता है एक साइड में घटता है रेजिस्टेंस, तो खेलना नहीं, उसको घिस जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जनरली ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, जो भी है उसको क्रॉस मार के एक ठोक एरो बना दो। ठीक, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो यार, यहाँ वोल्टेज और करंट की बात आई है, मैंने बोल तो दिया करंट आई है, बोल दिया वोल्टेज भी है, बट मेज़र करना पड़ेगा। मेज़र करना पड़ेगा ना, नाप के बोलोगे ना। दूध वाला दूध देता है तो ऐसे ला के ऐसे पूरा ऐसे थोड़ी दे देता है, लो चाचा जाओ, नापता है ना वो अपने जो भी बर्तन होता है उसका। तो वैसे ही वोल्टेज को नापने के लिए हमारे पास होता है वोल्ट मीटर, और करंट को नापने के लिए हमारे पास होता है एमीटर। अब तुम लोग बोलोगे सर एक बात बताओ, ये वोल्टमीटर को यहीं कैसे ऐसे क्यों लगा रहे हो? यहीं लगा देते जैसे एमीटर लगाए हो, या फिर एमीटर को ऐसे वोल्टमीटर जैसे क्यों नहीं लगाए? तो इसका जवाब आपके पास स्वयं है। सोचो कैसे भाई, एमीटर से मेरे को करंट नापना है तो मैं उसी तार में लगाऊंगा ना, तब तो मेरे को करंट मिलेगा है। मैं ऊपर से लगा दूंगा तो करंट यहाँ बंटवारा ना हो जाएगा है। और पोटेंशियल से, वोल्टमीटर से क्या नापते हो? पोटेंशियल डिफरेंस ना। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल नापना है ना, तो उसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा ना भाई। समझ में आई बात की नहीं? अब इस पर थोड़ा और रिसर्च किया जा सकता है, सोचो ज़रा दिमाग लगा के। एमीटर का जो रेजिस्टेंस है ये हाई होना चाहिए कि लो? एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। सोचो क्यों? क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस हाई होता तो ये तो करंट को कम कर देता है कि नहीं? और अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई कि लो? हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इधर कोई भी करंट जाए, बट चली जाती है। तो भाई उससे बचने के लिए कुछ तो चाहिए। हम एग्जैक्ट वोल्टेज मेजर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए चैप्टर जब एंड होने लगेगा ना, तो एक टॉपिक आएगा, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर, जिसको ना प्यार से आइडियल वोल्टमीटर भी बोल सकते हो। प्यार से मतलब बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस आइटम है ये किस पे डिपेंड करता है। ये किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? जो 10वीं में पढ़ के आए हो, वही सेम मैं रिपीट करने वाला हूँ। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दूसरा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड तीसरा जो मैं नहीं बताऊंगा क्यों, देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए हो गया ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे और यहाँ लगाओगे क्या? रो, रोने वाला रो, ठीक है। तो रो L बाई ए, समझ में आई बात? ठीक है। तो ये जो रो है ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। इसका एक और नाम है पता है? इसको एक और नाम है, वो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे यार? जरा आंखें खोल के देखो ना, तुम लोग के पास डेफिनेशन है। क्या है? L को 1 कर दो, एरिया को 1 कर दो, रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वही रेजिस्टिविटी के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसीलिए तो स्पेसिफिक वर्ड लगा है यार। क्या? इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन R इज इक्वल टू रो। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये था। अब रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, वैसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। क्या होता है? ओके, वन मोर थिंग इज लेफ्ट। वो क्या है? वो ये है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम नहीं है। क्यों? सोचो, ये मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर, 1 मीटर खल्लास, 1 मीटर नीचे बचा, वो मीटर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा?
तो क्या मिलेगा? ओम मीटर। क्या मिलेगा? ओम मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? तो बढ़िया है, फिर आ गई तो दिक्कत ही नहीं है। फिर चलें आगे। तो ये हो गया। अब देखो कई बार एक नंबर के सवाल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है या व्हाट इज रजिस्टिविटी, डिफाइन रजिस्टिविटी, इस टाइप का फर्जीवाड़ा किया जाता है, तो तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। आई थिंक दिस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस पे ज़्यादा अपन कुछ बात कर नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं हम लोग, एक नया टर्म डिफाइन करते हैं। एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जो कि क्या होता है? करंट डेंसिटी। क्या होता है? करंट डेंसिटी। तो अगली हेडिंग डालेंगे। देखो ये चैप्टर ना बहुत मज़ेदार है, बहुत आसान है। ढंग से पढ़ोगे तो फिर ऐसा लगेगा कि अरे सर ये तो फुल मार्क्स लाएंगे इसी चैप्टर से, क्योंकि रिवीजन टाइप का है। अभी तक तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नया ज़्यादा नहीं पढ़ाया हूँ, सब वही है जो 10th में पढ़े हो ना। ठीक है, अब ये नया चीज़ आएगा जो 10th में नहीं पढ़े हो। हेडिंग डालेंगे करंट डेंसिटी। क्या? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है पहले ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो करंट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बात समझ में आई क्या? नहीं आई होगी, थोड़ा डिटेल में समझते हैं फिर इसको। तो एक फ़ोटो बनाते हैं, समझ जाओगे। मान लो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है ऐसा ऐसा, ये क्या है? चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एरिया एज्यूम करूँगा जो कि कैसा है? परपेंडिकुलर। किसके? डायरेक्शन ऑफ फ्लो के। ठीक है, तो करंट डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा कि इसके यूनिट एरिया अगर मैं लूँ, मान लो इसका एरिया में बन लिया ये सर्कल का, तो इस यूनिट एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बोला जाए तो करंट कितना पास हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको जो करंट डेंसिटी है इसको हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय J एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो the current density at any point inside a conductor is defined as the amount of charge flowing per second through a unit area held normal to the direction of the flow of charge at that point. मतलब क्या है? मैं इस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, मैं उसके परपेंडिकुलर में एक सरफेस लिया, उस सरफेस पे मैंने यूनिट एरिया लिया और उसमें मैंने देखा कि पर सेकंड कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं यूनिट एरिया में। किसमें? यूनिट एरिया में। तो पर सेकंड कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये तो हमारा करंट है ना, है। तो इसका मतलब क्या है? जे क्या है? करंट डिवाइडेड बाई एरिया, पर यूनिट एरिया, यही हुआ ना, है ना। बुक ने इसको ऐसा लिखा है, बुक ने क्या लिखा है? Q/T। कोई दिक्कत नहीं है यार, I/A लिखो, क्योंकि यही काम आएगा। ठीक है, अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसा कि मैग्नेटिक फ्लक्स वाले केस में था ना कि एरिया नॉर्मल तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर एरिया एंगल पे आया तो क्या करते थे हम लोग? कंपोनेंट लेते थे। हम लोग क्या करते थे? कंपोनेंट लेते थे। तो अगर यहाँ पे हमारा जो ये एरिया है वो कुछ इस एंगल पे चला जाता, ठीक है, इस एंगल पे चले जाता, तो हम क्या करते? तो हम अभी देखो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो इसका हम यहाँ ये थीटा एंगल अगर है तो इधर में हम ले लेंगे ना यार, A cos थीटा ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे? ले लेंगे ना। तो इसका मतलब जो हमारे लिए यहाँ पे अब एरिया वेक्टर का काम करेगा वो कौन करेगा? A cos थीटा। तो फॉर दैट केस जो हमने ब्लू में बनाया है उसके लिए करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? I डिवाइडेड बाई A cos थीटा। होगा ना?
तो यहाँ से क्या लिख सकते हो यार, एक चीज़ देखो तो यहाँ से आई को क्या लिख सकते हो, जे ए कॉस थीटा। अब जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर है अपने पास, और साथ में मिला है क्या, कॉस। कौन सा प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या लिख सकते हो, जे डॉट ए। बात समझ में आई कि नहीं। और डॉट प्रोडक्ट के बाद स्केलर मिलता है, डॉट प्रोडक्ट के बाद स्केलर मिलता है, मिल तो रहा है यार, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है ना, है ना। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब देखो एक हमारे पास वेक्टर थिंग भी आ गई, तो इसका मतलब क्या है, क्या कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ बोल रहा हूँ, क्या ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पॉसिबल है, एकदम है, एकदम बहुत ज़्यादा है। तो चलो हेडिंग डालेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या हेडिंग डालेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ डिराइव करना है अब वेक्टर फॉर्म में। किसका, ओम्स लॉ का। भाई मैं लिखना भूल गया। तो देखो यार ऐसा है ना, पोटेंशियल जब अप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो V क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ L। मान लो कंडक्टर का लेंथ L था, तो हम पोटेंशियल V लगाए, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हुई, तो V इज इक्वल टू EL हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। और R की वैल्यू अभी अभी निकाले हो, ताजा ताजा निकाले हो, I इज रो L बाई A। और ये I बाई A क्या होता है, अभी तो सीखे यार, उधर लिखा हुआ है, क्या है ये, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये V को अभी ऊपर लिखे हो ना EL, तो EL इज इक्वल टू I बाई A को J लिख दूं क्या, J रो L, LL काट डालूं क्या, तो E इज इक्वल टू J रो, E भी वेक्टर J भी वेक्टर है ना, और रो तो कांस्टेंट है ना भाई, रो तो कांस्टेंट है ना। तो E इज इक्वल टू रो J, E इज इक्वल टू रो J वेक्टर। यही है हमारा क्या, यही है हमारा ओम्स लॉ, किसमें, इन वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे ये जो रो है ये क्या है, रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो ना, रो को क्या लिख सकते हो, 1 सिग्मा, और सिग्मा पार्सल होके E के साथ आ जाएगा, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा E। बात समझ में आई कि नहीं आई ना, आसान था कि नहीं ये सब, अरे बहुत आसान है। अब क्या करते हैं, चलो अब देखते हैं कि कैसे हम मटेरियल्स को डिपेंडिंग ऑन रेजिस्टिविटी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी तक तुमने बार बार सुना होगा ना भाई, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, और मैं बार बार बताया हूँ कि जब दो चीज़ें पॉसिबल हैं, आदमी औरत, तो बीच वाला भी है, तो वैसे ही हर जगह पे है, पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में न्यूट्रल भी तो है ना, ठीक। तो वैसे ही हमारे पास है कंडक्टर, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और इन दोनों के बीच वाला होता है। पहले कंडक्टर क्या होता है देखो, तो कंडक्टर करंट को बड़े आराम से फ्लो करने देता है। इसका मतलब क्या है, इसका रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए कि लो, ये कम रोकेगा, ये रोकेगा ही नहीं, आइडियली तो नहीं रोकना चाहिए था, बट रोकता है थोड़ा बहुत, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टिविटी लो होना चाहिए, और अगर रेजिस्टिविटी लो है तो कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, तो कंडक्टिविटी हाई होगा। इंसुलेटर ये तो करंट को फ्लो होने ही नहीं देता ना भाई, इसका मतलब इसका रेजिस्टिविटी वेरी हाई, तो इसका कंडक्टिविटी वेरी लो, क्लियर है ना। और बीच वाला क्या है, बीच वाला होता है सेमी कंडक्टर, तो इसका जो रेजिस्टिविटी है ये इन दोनों के बीच में होता है, और कंडक्टिविटी भी इन दोनों के बीच में होता है। सेमीकंडक्टर क्या करता है, एट रूम टेम्परेचर इट बिहेव्स एज एन इंसुलेटर, एंड एट हाई टेम्परेचर इट बिहेव्स एज अ कंडक्टर। दोनों की प्रॉपर्टी दिखा सकता है ये, कोई दिक्कत है इसमें।